और उस पर कार्रवाई होगी। सीबीआई की टीम जो है उसके घर तक पहुंचेगी, उसके दरवाजे तक पहुंचेगी और इसीलिए वो जो है हज के नाम पर देश छोड़कर फरार हुआ है। लेकिन हाजी इकबाल, उसके तमाम गुर्गों को हम बता दें कि हम मुहिम जिस तरीके से चला रहे हैं उसी तर्ज पर अब तमाम जांच एजेंसियां जो जिस तरीके से जांच कर रही हैं, उसके बाद हर एक जो जुर्म इस शख्स ने किया है, हर एक काले कारनामा जिसे इसने अंजाम दिया है, उसका पाई पाई का हिसाब होगा। हर एक जुर्म की सजा इस शख्स को मिलेगी। जिस तरीके से सीबीआई की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है, लगातार आज 25वें दिन में हम पहुंच चुके हैं इस पूरी मुहिम के, जहां पर लगातार हमने हर एक दिन एक नया खुलासा किया है इस शख्स के खिलाफ। हमारे सहयोगी रिपोर्टर राकेश पंडित भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी पड़ताल उन्होंने की और उस टीम का हिस्सा भी राकेश पंडित रहे जिस पर कायराना हरकत कर सुदर्शन न्यूज की टीम पर जो हमला करवाया गया था हाजी इकबाल की तरफ से। राकेश, बड़ी सफलता सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम को, जब सीबीआई की टीम छापेमारी करने अब जो हाजी इकबाल है उसके घर तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल सुमित, जो अभी खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से सहारनपुर से कि सीबीआई की जो टीम है जो वहां पर डेरा डाले हुई है, वो जो इलाका है बेहट का, मिर्जापुर का, वहां पर कई स्थानों पे गई है जहां पर इकबाल के ठिकाने हैं, इकबाल का घर है, जहां वहां तक सीबीआई पहुंची है। सीबीआई लगातार इसमें अपनी जांच कर रही है और सीबीआई उस दिशा में आगे बढ़ रही है जिस दिशा में उसको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज एक बार ये मांग करता है और ये बात अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से कहना चाहता है कि ये 2012 के बाद जो भी पट्टे अलॉट हुए हैं या जो भी खनन हुआ है उसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन असली जो खनन हुआ है और जो असली पैसा इसने ब्लैक मनी बनाई है वो 2007 से जब मायावती की सरकार बनी थी, 11 मई 2007 को जब काउंटिंग हुई और मायावती की सरकार बनी, उसके बाद से जो इकबाल ने खनन शुरू किया, तो तकरीबन आप ये मानकर चले कि 7 से लेकर 2017 10 साल तक इसने जो खनन किया है उसमें जो जांच होनी चाहिए वो 2012 से हो रही है। 5 साल का गैप है। उन 5 सालों में इसने कुछ पर भी जाएंगे राकेश, वो खुलासा भी होगा कि क्या कुछ इस शख्स के खिलाफ जो है तमाम जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी कामयाबी सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम को, जो तमाम चीजें जो हमने इस मुहिम के जरिए आपके सामने रखी, हमने बताया कि किस तरीके से यह शख्स एक जिले की संपत्ति को, एक प्रदेश की संपत्ति को और इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहा है, पर्यावरण को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है और कैसे इसने काराना हरकत को अंजाम दिया और सुदर्शन न्यूज का मुंह बंद करने के लिए उसकी टीम पर हमला तक करवाया, जान से मारने की धमकी तक इसके गुर्गों ने दी और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है और अब जल्द से जल्द ये गिरफ्त में होगा, सलाखों के पीछे होगा और इसने बचने के लिए हज के बहाने देश छोड़कर जा चुका है। लेकिन हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस शख्स को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता है। दुनिया के किसी कोने में हाजी इकबाल जाकर छिप जाए, कार्रवाई उस पर जरूर होगी। सुदर्शन न्यूज की मुहिम की वजह से हरकत में सीबीआई की जांच एजेंसी आ चुकी है। खासकर सीबीआई अवैध खनन की जांच के लिए सहारनपुर पहुंचकर अपनी पूरी पड़ताल शुरू कर चुकी है। हमने लगातार वो तमाम तथ्य आपके सामने अपनी इस मुहिम के जरिए रखे कि क्या कुछ ये शख्स अपनी जो काले कारनामे हैं उन्हें अंजाम देने के लिए करता आया है। एक आपको रिपोर्ट यहां पर दिखाते हैं कि अपनी मुहिम के जरिए हमने क्या कुछ आपके सामने अब तक रखा है। देहरादून की तरफ निकल रहे थे, हमने यहाँ पे पूरी शूट कंप्लीट की थी और एक जगह है बादशाही बाग, वहाँ पर एक पीछे से बोलेरो थी वाइट कलर की, उसने हमसे पास मांगा, डीपर का यूज किया उसने, तो पहाड़ी एरिया था, हमने उसको आराम से पास दे दिया। जैसे ही हमने पास दिया उसने गाड़ी को लेफ्ट साइड में दबाया हमारी तरफ और हम लेफ्ट नहीं दबा सकते थे क्योंकि वहाँ पर पीछे खाई थी। जैसे ही हमने गाड़ी रोकी वो उतरे और कृष्णा जो है हमारे देहरादून के रिपोर्टर हैं, वो गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे, पहला उनका जो हमला था वो हॉकी से था, उन्होंने शीशा तोड़ा, कृष्णा को बाहर निकाला, पहले इसे मारा, उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर उतारा और मुझे मारना शुरू किया और उसके बाद हमारे और 2-3 लोग साथ में थे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट संजय थे, इनको भी उन्होंने मारा है। करीबन 10 से 12 मिनट तक उन्होंने जो करना था किया, उसके बाद वो देहरादून की तरफ वापस भागे। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया और तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर पुलिस की टीम वहाँ पे आई। प्रशासन जो है वो सक्रिय हुआ है, हमें भरोसा है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, सुदर्शन की मुहिम जारी रहेगी, ये हमारा वादा है, क्योंकि हम सच के साथ हैं, झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमलों से हम डरेंगे नहीं। जी प्रज्ञा जी। जी ये कि अब कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए और नामजद एफआईआर होनी चाहिए इकबाल बाला के खिलाफ, क्योंकि जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, जिसने मेन हमला करा है, जिसके खिलाफ ये मुहिम चल रही है,
उसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। कि अपनी कारस्तानियों के खिलाफ रोज नए नए खुलासों से झल्लाकर इस सफेदपोश षड्यंत्रकारी ने सुदर्शन न्यूज की आवाज बंद करने के लिए हमारी टीम पर ही हमला करवा दिया। लेकिन सुदर्शन न्यूज की आवाज बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। हाजी इकबाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड, जो हिस्ट्री है उनके पास है, पूरी मौजूद है। उन्होंने कैसे उनके खिलाफ बोलने वालों को का उसने क्या हासिल किया, या तो उन्हें दबा दिया, या उनके खिलाफ मुकदमे कर दिए, या उनकी हत्या हो गई, या वो गायब हो गए। ये टोटल माफिया कर दी है। इन लोगों के हौसले अभी भी इतने बड़े हुए हैं, दुर्भाग्य की बात है। अभी तक उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मुझको कल इस घटना के बारे में पता लगा था और मैं उम्मीद ये कर रहा था कब तक सब अरेस्ट हो गए होंगे। मैं निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन से भी बात करूँगा, लखनऊ भी बात करूँगा। और इकबाल ने जो वहाँ गुंडागर्दी मचाई हुई है, एक तरह से एक छत्र राज्य उसका रहा, पूरी यमुना नदी को उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन जो संरक्षण उनको दे रहा है, हाजी इकबाल को जो संरक्षण दे रहा है, वो भी उस दायरे में आएगा, क्योंकि कई सवाल यहाँ पे खड़े होंगे सुमित। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कागजों में करके रख दे रही है, क्योंकि अब ये मामला बाहर आ चुका है। दिखाया इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सरकार बदलने का। आप आज 25 दिन हो गए आपको बोलते बोलते, क्या फर्क पड़ा है? केवल आप, मैं तो ये कहूँगा 100% में 10% इसके भी शुरुआत हुई है। 10% कहूँगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा। आपके 25 दिन लगातार 24 घंटे मेहनत करने के बाद हालात 10% में पहुंची है। लगातार हमारी मुहिम चलेगी और तब तक चलेगी जब तक कि शख्स पर कार्रवाई नहीं होती है। इसके तमाम कच्चे चिट्ठे जो सुदर्शन न्यूज ने खोले हैं, उस पर इसे सजा नहीं मिलती है। एक एक पाई पाई का हिसाब इस शख्स का नहीं होता। तो सहारनपुर पहुंचकर अपनी पड़ताल सीबीआई की टीम ने शुरू कर दी है। उसके घर और तमाम ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इन छापेमारी में कई अहम दस्तावेज अब जो है वो बरामद सीबीआई के हुए हैं, जिसके जरिए इस शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन एक और खुलासा रोज की तरह करेंगे और बताएंगे कि यह शख्स किस तरीके से काले कारनामों को अंजाम देता है, क्योंकि इसके जो काले कारनामे हैं उसकी फहरिस्त छोटी नहीं है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो तेरा क्या होगा इकबाल, इसे लेकर हम लगातार मुहिम चला रहे हैं और तमाम वो चीजें हमने आपके सामने रखी हैं, किस तरीके से हाजी इकबाल ने पूरे एक जिले को बर्बाद किया, पूरी प्रकृति का दोहन किया। और लगातार सुदर्शन न्यूज की तरफ से हमने जो मुहिम चलाई, इसका एक पॉजिटिव असर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। सीबीआई की तरफ से अब छापेमारी इस शख्स के तमाम ठिकानों पर, इसके घर पर शुरू हो चुकी है। इस पर बात भी करेंगे और एक और नया खुलासा आपके सामने भी करेंगे कि क्या कुछ ये शख्स अब तक करता आया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमारी ये मुहिम आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ हर रोज एक नया खुलासा इस शख्स के काले कारनामों का आपके सामने हम कर रहे हैं। हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी हमारे इनपुट एडिटर मौजूद हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रज्ञा जी हमारे साथ, या प्रज्ञा भूषण हमारे साथ यहाँ पर हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर चर्चा में जोड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर राकेश पंडित हमारे साथ यहाँ पर हैं। सबसे पहले अश्विनी, आपके पास छापेमारी शुरू हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीबीआई की टीम 12 जून को पहुंची, तमाम तथ्य जो है खंगालने शुरू हुए और उसके बीच में कई घटनाक्रम सामने आए हैं। लेकिन आज जो बड़ी कामयाबी है सीबीआई की टीम के लिए कि कई अहम दस्तावेज जो हैं शख्स के घर से बरामद हुए हैं। बिल्कुल, और एक जो जानकारी हमने साझा की अपने दर्शकों के साथ कि महमूद अली, जो इनके भाई को कल ही बुलाया था सीबीआई ने और उनसे पूछताछ की थी, और जो जिस आत्मविश्वास के साथ महमूद अली उनको जो सर्टिफिकेट दे गया इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट का, उसके बावजूद अगर वो छापा पड़ा है, तो इसका मतलब है कि सीबीआई सही ट्रैक पे चल रही है और जांच के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। क्योंकि हाजी इकबाल कई जो काम करने का तरीका है कि सामने कई अलग अलग चेहरे होते हैं और कई लेयर पे चेहरे होते हैं और पीछे हाजी इकबाल होते हैं, तो वो इसीलिए पड़ताल कर रही है और इस कोशिश में वहाँ के छापे डाल रही है और जिससे कि दस्तावेज मिल सके, सबूत मिल सके। राकेश, जब आप वहां पर मौजूद थे, क्योंकि 12 जून को टीम वहां पर पहुंची थी, अगर अब से पहले तक की कार्रवाई की हम बात करें, क्योंकि अब जो है घर तक बात पहुंची है और उसके ठिकानों तक बात पहुंची है सीबीआई की टीम और दस्तावेज भी कई बरामद हो रहे हैं, अभी तक सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा था, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही थी सीबीआई की?
देखिए सुमित यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है उनको भी सामने रखूंगा। सीबीआई की जो जांच चल रही है फिलहाल, अभी वो गोपनीय जांच है, सीबीआई अभी उसको किसी के सामने अभी प्रेजेंट नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि सबसे पहले तो ये है कि इकबाल जो है उसकी जो जमीन है, जो प्रॉपर्टीज है उसकी, वो सारी उसके नाम पर नहीं है। सुदर्शन न्यूज ने अब तक इकबाल को एक्सपोज किया, इकबाल के काले कारनामों को एक्सपोज किया, लेकिन अब कल से हम उन लोगों को एक्सपोज करेंगे जिनके नाम पर इकबाल ने अपनी काली कमाई जमा कर रखी है। चाहे वो हाजी राव लईक हो, चाहे वो फैजान हो, चाहे वो रविंदर मोलू हो, चाहे वो रविंदर चौधरी हो, कोई भी हो, सबकी लिस्ट निकाल रहे हैं हम। और अब कल से हम उनको एक्सपोज करना शुरू करेंगे जिन्होंने इकबाल के काले कारनामों में उसका साथ दिया। फैजान की अगर बात कर लें तो फैजान के नाम पर 70 बीघे जमीन है और हाजी हार्वेस्टिंग कंपनी उसके नाम पे है और उसको खुद नहीं पता है कि उसके नाम पे कंपनी है। जब उससे पूछा जाता है तो कहता है साहब हमसे तो इकबाल साहब ने अंगूठे पे वो स्टाम्प लगवा लिया, स्टाम्प पेपर पे अंगूठा, और हमें नहीं पता कि हमारे नाम पे फैक्ट्री है। 70 बीघे जमीन है उसके नाम पे, करोड़ों की जमीन है। इसके अलावा हाजी हार्वेस्टिंग कंपनी में करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। इसके बाद इसका जो भाई है एमएलसी है वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से, महमूद अली, उसके ऊपर खुद जुर्माना लगा हुआ है। एक तरफ उसके ऊपर जुर्माना है, दूसरी तरफ उसको सरकार से निधि मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि उसने सुभारती यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लगा के बीबीए की डिग्री लगाई है। आरटीआई है हमारे पास, सुभारती ने लिख के दिया है कि महमूद अली नाम का कोई भी व्यक्ति, इसने हमारे यूनिवर्सिटी से बीबीए का कोई कोर्स किया ही नहीं है। इनके सारे काले चिट्टे खोलेंगे हम। इनका पूरा खानदान, ये 8वीं पास आदमी, ये अपनी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन के बैठा था। जब हमने मुद्दा उठाया तब इसने ये अपनी वेबसाइट से हटवाया। इसका भाई हमें कहता है कि हम तुम्हारे पर मानहानि का दावा करेंगे। अरे तुम अपनी डिग्रियां देखो। इसके खिलाफ तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हाई कोर्ट में एफिडेविट में कहा है कि हाजी इकबाल आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। एक एसएसपी तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर रहा है तो और तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत कहां पे है? कल से सुदर्शन न्यूज एक एक पोल खोलेगा, उन सारे लोगों को सामने लेके आएगा जो इसके काले कारनामे में बराबर के भागीदार हैं और जिनके नाम पर 14,000 बीघे जमीन बेचने की फिराक में है इकबाल इस समय। मेवात की एक पार्टी जुड़ी है, हरियाणा में मेवात एक इलाका है, वहां की एक पार्टी है। 14,000 बीघे की जो जमीन है इकबाल की, जिसने अलग अलग लोगों के नाम पे इसने ले रखी है, वो बेचने की फिराक में है क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने इसकी कमर तोड़ दी है। करोड़ों रुपया मार्केट का बकाया है इसके ऊपर, जो अभी तक ये पेमेंट नहीं कर पाया है व्यापारियों का। जिसने किसी ने इसकी यूनिवर्सिटी में अलमीरा का काम किया था, किसी ने वुडन का काम किया था, किसी ने मार्बल का काम किया था, किसी ने कोई काम किया था, उनका सारा पेमेंट होल्ड पर है। सुदर्शन न्यूज ने इसकी कमर तोड़ रखी है। इसी डर से ये दुबई भागा। रमजान के महीने में कोई हज करने जाता है, ये रमजान के महीने में भाग के गया है। अमित जैन इसका एक खास गुर्गा है जो तकरीबन 20 दिन से गायब है। अमित जैन बाहर बैठा हुआ है फॉरेन में और इसका सारा सिस्टम अमित जैन ने मैनेज किया है। तो इसके एक एक पोल हम खोल रहे हैं। इसने क्या समझा कि हमें डराकर, हमें धमकाकर ये हमारी आवाज बंद कर लेगा। सुदर्शन न्यूज इसको कल से दिखाएगा कि देश का नुकसान करना, पर्यावरण का नुकसान करना और सुदर्शन न्यूज से पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा इकबाल वाला को। सुमित, तो यहाँ पर वो तमाम खुलासे अब होंगे जो इस शख्स ने अंजाम दिए हैं और साथ ही साथ उन तमाम लोगों का खुलासा भी अब सुदर्शन न्यूज करेगा जिसके साथ मिलकर इस शख्स ने इन तमाम काले कारनामों को अंजाम दिया है। वहीं अवैध खनन की जांच के लिए सहारनपुर पहुंचकर सीबीआई की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन जांच के दायरे को लेकर और बीते 5 साल में खनन विभाग के जारी नोटिसों पर सुदर्शन न्यूज के कुछ सवाल हैं। सवाल इस लिहाज से हैं कि अवैध खनन माफिया और पर्यावरण का हत्यारा हाजी इकबाल को उसके किए की सजा मौजूदा जांच में शायद ही हो पाए। उसकी वजह यह है कि अवैध खनन का कारोबार उसने करीब 12 सालों से जारी रखा है और इससे उसने अकूत संपत्ति बनाई है। सुदर्शन न्यूज ने उसके काले कारनामों को दुनिया के सामने रख दिया, लिहाजा यह हमारा फर्ज है कि हाजी इकबाल के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ाया जाना देश और पर्यावरण के लिए जरूरी है। इस सवाल को खड़ा करने की वजह यही है कि लगातार जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उसमें जांच को सीमित करने की कोशिश की गई है। 2012 के बाद से जो है जांच शुरू की जा रही है और सवाल यही है कि आखिर उन तमाम सालों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है जब इसने पूरी तरीके से पर्यावरण का दोहन किया। खबर है कि सीबीआई क्रशर के मालिकों और खनन के पट्टाधारकों को तलब कर रही है और उससे खनन के लिए जरूरी मानकों को लेकर पड़ताल भी कर रही है। इसके साथ ही सहारनपुर के खनन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन के अफसरों से भी इस बारे में जवाब तलब किए जा रहे हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज के पास इस पड़ताल को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो भी जांच के लिए एक पहल पर सवाल खड़े कर रही है।
सुदर्शन न्यूज पहले दिन से एक बात कहता चला आ रहा है कि हाजी इकबाल परचून की दुकान से कैसे अरबपति बना और इस काली कमाई को सफेद करने के लिए कौन कौन सी शातिर चालें चली, जो सबूत और दस्तावेज सुदर्शन न्यूज के पास हैं, वो सीबीआई के मौजूदा जांच को बेहद सीमित और अपर्याप्त बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए सीईसी यानी सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की, उस रिपोर्ट की जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट तक की गई थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना नदी पर अवैध खनन से हुए पर्यावरण को गंभीर नुकसान की एवज में हाजी इकबाल की 13 कंपनियों पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया था। एनजीटी का यह फैसला 16 फरवरी 2016 को आया था। फैसले में यह कहा गया कि सीई ने 2012 तक करीब 29,70,000 घन मीटर खनिज के अवैध खुदाई का रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी के किनारों को 100-100 फुट के गड्ढे करके बर्बाद कर दिया गया और नदी के जीव जंतुओं को पूरी तरह से नष्ट होने की हालात में पहुंचा दिया गया। और ये खनन 2012 के बाद भी बदस्तूर जारी रहा और अब ये खतरा हथनी कुंड बैराज के अस्तित्व तक पहुंच गया। लिहाजा सीबीआई की जांच 2012 के बाद खनन के दिए गए पट्टों का ही किया जाना यमुना नदी के खिलाफ किए जघन्य अपराध पर न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए सुदर्शन न्यूज माननीय उच्च न्यायालय और जांच एजेंसी सीबीआई से जांच के दायरों को कम से कम 2007 से किए जाने की मांग करता है। तो 2012 से जांच की जा रही है, जबकि 2007 से जांच होनी चाहिए, क्योंकि तभी से लगातार ये शख्स पूरे तरीके से पर्यावरण को बर्बाद करने पर तुला हुआ था। लेकिन कई सवाल हैं जो गंभीर हैं और इसलिए भी ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि वो जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो भी आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फौरन। तो सुदर्शन न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हो रहा है। सीबीआई की तरफ से हाजी इकबाल के तमाम ठिकानों और उसके घर पर छापेमारी शुरू हो चुकी है, जहां पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सीबीआई की टीम को कई अहम दस्तावेज भी इस शख्स के खिलाफ बरामद हुए हैं। लेकिन जांच जहां एक तरफ आगे बढ़ रही है, वहीं कई सवाल भी हैं। सुदर्शन न्यूज के सीधे सवाल है कि सीबीआई की जांच का दायरा सिर्फ 2012 के बाद का ही क्यों है? अवैध खनन के मामलों में आखिर 427 मामलों को ही तरजीह क्यों दी जा रही है? क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जिसमें यह शख्स दोषी है। यमुना के खनन पर, जमीनी हकीकत पर, सीसी की रिपोर्ट पर आखिर क्यों चुप्पी साधी गई? और सबसे बड़ा सवाल, महमूद अली जो कि हाजी इकबाल का भाई है, उसने पर्यावरण के सर्टिफिकेट जो जारी किया था उसे लेकर सवाल क्यों नहीं किया जा रहा? ये वो तमाम सवाल हैं जो जांच को भी सवालों के घेरे में ला रहे हैं। और इसीलिए इन सवालों को लेकर आपके बीच में आए हैं कि जो जांच हो उसमें 2012 नहीं, उन सालों को भी जोड़ा जाए जब जब इस शख्स ने इस देश की संपत्ति को, एक राज्य की संपत्ति को, लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटा है और पर्यावरण को बर्बाद किया है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बग्गा साहब भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। याचिका करता है हाजी इकबाल को लेकर कई मामलों में। बग्गा साहब, आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि 2007 से जो है पूरे मामले इस शख्स के खिलाफ बनते हैं, लेकिन जांच जो है 2012 से शुरू हुई है। 2012 से लेकर आगे तक की जो जांच है वो क्यों जो है जांच के दायरे में है और उससे पहले मामलों को क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी जांच चल रही है वो सारी जांच ही चल रही है, लेकिन जो मैंने पीएल फाइल किया था उस पर ऑर्डर आ चुका है। 16 फरवरी सन 2016 को इस पे ऑर्डर आ चुका है। लगभग 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी है। मैं समझता हूं कि इस पेनल्टी के ऊपर आज तक रिकवरी क्यों नहीं हुई, इसके ऊपर जो है इस बात कर दी जानी चाहिए। जांचें तो आज तक चलती आई हैं और इसको माफिया घोषित किया गया है और इसके ऊपर पेनल्टी लगी है। मेरे वाले केस के अंदर जांचें भी चली और तर्क वितर्क भी हुए। उसके बाद कोर्ट ने एक फैसला लिया जिसके ऊपर इसके ऊपर जो है केस करा और उसको कहा कि भाई 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी आपने देनी है। वो रिकवरी की मैं बात करता हूं कि उस रिकवरी को जल्द से जल्द इससे लेना चाहिए। गुरप्रीत जी,
जहां तक इसके भाई का सवाल है, वो एमएलसी है, उसकी निधि पर रोक लगनी चाहिए। विकास कार्य ना रुके, उसकी पावर डीएम के पास रहनी चाहिए और उसके तुरंत जो है उसके जो 2 करोड़ रुपए की निधि सालाना जो है सरकार जो इशू करती है उसके ऊपर तुरंत रोक लगानी चाहिए, क्योंकि वो 50 करोड़ का खुद का देनदार है। गुरप्रीत जी, मैं अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। एक सवाल मेरा था आपसे, क्योंकि पड़ताल में हमें एक जानकारी मिली कि गुरप्रीत बग्गा के ऊपर एक मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद में आपका नाम हटाया गया। वो क्या मामला था और क्यों हटाया गया फिर बाद में उसको? मेरा एनजीटी के अंदर जब मेरा मामला चल रहा था और मैं वहाँ पर हेयरिंग के अंदर जा रहा था, तो वहाँ पर डीएम साहब और कप्तान साहब को जो है वहाँ पर तलब किया गया था सन 2014 या 15 के अंदर। जब तलब किया गया था उसके 4 दिन पहले मेरे ऊपर एक फर्जी एफआईआर दर्ज कर ये दर्शाने की कोशिश करी गई कि मैं गुरप्रीत सिंह बग्गा जो है ये माइनिंग माफिया है। मैं जैसे ही वो मुझे उस चीज का पता लगा और मैंने तुरंत जो है उसकी खबर ऊपर तक अधिकारियों तक करी, तो उस टाइम के जो डीआईजी साहब थे उन्होंने उसमें मेरी मदद करी और उन्होंने सारी जांच उसमें कराकर निष्पक्ष जांच कराई और उसके अंदर मेरा नाम निकलवाया गया। मैं समझता हूं कि जिस आदमी ने भी आज तक इकबाल के खिलाफ आवाज उठाई है उसको इसने अर्जी फर्जी मुकदमों के अंदर फंसाने का काम किया। जितने भी आज तक मैं समझता हूं 2007 से लेकर और आज तक जितने भी आए, मैं समझता हूँ इनलीगल माइनिंग के अंदर वहां पर एप्लीकेशन हुई होंगी, उसमें भी जांच करा जानी चाहिए कि कई वो लोग हो सकता है कि जिन लोगों ने आवाज उठाई है उनके ऊपर ही फर्जी फाइलें इसने जो दर्ज करा रखी होंगी, वो भी जांच होनी चाहिए और जो जेन्युइन हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि बीते दिनों जो है एक 437 लोगों को नोटिस जारी किया गया है और 900 करोड़ के जुर्माने का। उसमें आपको कितना लगता है कि हाजी इकबाल से जुड़ी हुई कंपनियों का है और बाकी ऐसे लोगों का है जो हाजी इकबाल का विरोध करते रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस लाइन के अंदर जितने भी लगभग नोटिस जारी हो रहे हैं वो सब लगभग क्रेशर्स वालों के ऊपर हो रहे हैं और क्रेशर्स वाले इसकी ग्रिप से बाहर ना जाएं तो ये उसके उनके ऊपर ठीक है, वो गलत काम कर रहे थे इनके साथ मिलकर, उसके ऊपर फर्जी बनाकर उसने एक पूरा गैंग बना रखा था। मतलब इसने लोगों को जैसे कहते हैं ना कि दबाव डालकर उनसे काम भी कराता रही है जबरदस्ती कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जितने लोगों के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई हैं या हो रही हैं, जिनके एफआईआर के लिए जो एप्लीकेशन आई भी हैं माइनिंग विभाग के अंदर, वो सब जांच के दायरे की हैं। वो जांच होनी चाहिए उसके अंदर गहनता से और तभी ये सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि ये पूरा गैंग है। कुछ क्रेशर्स वाले भी इसके साथ में जुड़े हुए थे, क्योंकि एक क्रेशर प्रधान क्रेशर के नाम से आपको पता होगा कि मेरे वाले ऑर्डर के अंदर ही 2.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी उनके ऊपर भी लगी है। तो इस तरीके के कुछ माफिया लोग भी इसके साथ में पूरे तरीके से चलते रहे हैं। तो ये सब जांच का दायरा है, इसकी जांच होनी चाहिए और तरीके से इसके अंदर जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक, बग्गा साहब बने रहे आप हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपोर्टर राकेश भी मौजूद है। राकेश, जो सीईसी की तरफ से रिपोर्ट आई थी उसे लेकर क्या सिचुएशंस हैं, क्योंकि जो फिलहाल जांच चल रही है उसमें जिक्र नहीं हो रहा है उसका, उस पर चुप्पी है। राकेश जी, जो सीईसी की तरफ से रिपोर्ट आई थी आखिर उस पर चुप्पी क्यों साधी गई अब तक? देखिए, इसके एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, माननीय उच्च न्यायालय हो या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, इनका काम है ऑर्डर को पास करना, ऑर्डर्स देना। अब उन ऑर्डर्स पे काम करना जो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो राज्य की सरकार है या जिला प्रशासन है। लेकिन पिछले 2 सरकारों में यानी कि 2007 से 2017 तक ना तो कोई ऐसी सरकार बनी जो इकबाल बाला के खिलाफ आवाज तक उठाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रदेश चलाता है इकबाल बाला, चलाता रहा है योगी सरकार के आने से पहले तक। लेकिन अब जबकि सरकार बदली है, केंद्र सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है, सीबीआई ने संज्ञान में लिया, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया, तो अब उन लोगों के लिए भी सावधान होने का वक्त आ गया है जो लोग इकबाल बाला को सपोर्ट कर रहे थे या इकबाल बाला को संरक्षण दे रहे हैं, उनके भी सावधान होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। न सीबीआई बख्शेगी और ना ही सुदर्शन न्यूज बख्शेगा उनको। तो आप ये मानकर चले कि अब तक जितनी भी रिपोर्ट, जैसे अभी गुरप्रीत बग्गा कह रहे थे कि बाकी की जांच तो चलती रहेगी, जिसमें ऑर्डर हो चुका है उसमें आज तक वसूली क्यों नहीं हुई। इसके अलावा अभी मैंने एक मुद्दा उठाया था डूडू माजरे गांव का, डीएम रहे हैं जो है तत्कालीन मोहम्मद शफकत कमाल साहब, उन्होंने तकरीबन 7 करोड़ 93 लाख के आसपास का जुर्माना ठोका है। हाजी इकबाल का ही एक गुर्गा है शगीर, जिसकी ऑडियो भी हमने चलाई थी, शबनम स्टोन क्रशर, आज तक उसमें भी जुर्माना नहीं वसूला गया, जबकि उसमें डीएम ने आदेश किया हुआ है बकायदा मोहम्मद शफकत कमाल ने कि क्यों ना आपके खिलाफ हम इतना जुर्माना वसूलें। उस पर जब हमने एसडीएम बेहट से बात की तो उनका सीधा सा जवाब था बहुत ही डांटने वाले लहजे में
कि आज तक हमें आरसी ही नहीं मिली है। अरे भाई, आप एसडीएम हैं, आप जिले के एक राजपत्रित अधिकारी हैं प्रशासन के, आप आरसी का वेट कर रहे हैं, आपको स्वतः संज्ञान लेकर सो मोटो इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी तक वैसी कोई सरकार नहीं बनी थी। हाँ, अब सरकार बनी है, कार्रवाई शुरू हुई है, सुदर्शन न्यूज इस मुहिम को चलाया है। अब निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, चाहे वक्त थोड़ा और लगे। तो इस वक्त का हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं रुके हैं, ना ही प्रशासन रुक रहा है, ना ही सरकार। सुमित, अश्विनी, सीईसी की रिपोर्ट में क्या जिक्र किया गया था? देखिए, सीसी में कहा गया था, जो क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाया गया था, सेंट्रल पावर कमेटी, जो वहाँ मौके पर जा करके वहाँ पूरी जायजा लिया और उसका रिपोर्ट बनाया। बड़ा साइंटिफिक रिपोर्ट, उनकी पूरी एक इंस्टीट्यूशन है जो उनको हेल्प करती है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बेहद बुरी स्थिति हो चुकी है यमुना की और इसका खतरा जो है हथनी कुंड पर पहुंच रहा है और वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी बोलते हैं जो जीव जंतु हैं, वो एक तरह से ख़त्म होने की कगार पहुँच गए हैं। क्योंकि एक वैज्ञानिक रूप से ये होता है कि हर नदी में जो जीव जंतु होती हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और वो हजारों साल से उनकी एक अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी के लिए, वातावरण के लिए बेहद जरूरी होता है उनका जिंदा रहना वहाँ के पर्यावरण के लिए, लेकिन खनन की वजह से और अंधाधुंध खनन की वजह से वो टूट चुका है। और उनका यह आंकड़ा था कि 2012 तक करीब 29,70,000 मीट्रिक क्यूबिक जो है टन जो है वो खनन किया गया है और ये 2012 के बाद में जारी रहा है। तो ये आकलन तो उनका था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इसी सीईसी की रिपोर्ट को एनजीटी ने देखा और एनजीटी ने उसको अपने फैसले में कोट किया और उसके बाद संज्ञान लिया और उसके बाद जो है 250 करोड़ का जुर्माना लगाया, 50 करोड़ के जो 5 इनके पार्टनर थे 13 कंपनियों में लगाया, लेकिन रिकवरी आज तक नहीं हुई है। ये एक बड़ा सवाल है। जी, प्रज्ञा भूषण जो अधिवक्ता हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। प्रज्ञा जी, 2007 से जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होती है 2012 से शुरुआत उसकी और उसके बाद की। हालांकि इससे पहले जो सीईसी की रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि कितना उत्खनन जो है वो हो चुका है, कितनी मिट्टी जो है वहां से निकाली जा चुकी है, कितना पर्यावरण को बर्बाद किया गया है। तो क्या सीधा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि 2007 से इस पूरे मामले की जांच हो? प्रज्ञा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रज्ञा जी, आवाज अगर आपको मेरी आ रही हो तो हम जानना चाहेंगे, अगर सीईसी की तरफ से कहा गया है कि सहारनपुर के अंदर इतना उत्खनन हो चुका है, इतना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, तो 2007 से इस पूरे मामले की जांच हो, 2012 से इस जांच का क्या औचित्य है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है प्रज्ञा जी से, हम चलेंगे उनके पास जाने की। लेकिन सीधा सवाल है यहाँ पर गुरप्रीत बग्गा साहब, अगर सीईसी ये कहती है, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि जो जिन मामलों में जुर्माना हो चुका है उनका अब तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है और राकेश ने बताया किस तरीके से एसडीएम का रवैया वहां पर है, वो आरसी का इंतजार करते हैं, स्वयं मोटो या जो स्वतः संज्ञान जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके का की जो कार्यशैली है वहां नजर नहीं आती है। लेकिन अगर सीईसी इस बात का जिक्र करती है कि इतना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके बावजूद 2012 से जांच हो रही है, क्या दिखता है इसके पीछे? देखिए, जो आप सीईसी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 2000 जितना भी जुर्माना उसके अंदर जो है उसमें आंकलन किया गया नुकसान का, लगभग 3000 करोड़ के आसपास का नुकसान का आंकलन किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीईसी की रिपोर्ट के अंदर भी महमूद अली जो उसका भाई एमएलसी उसका नाम है, अमित जैन का उसके अंदर नाम है जी। तो ये लोग तो सीईसी की रिपोर्ट के अंदर भी इन्वॉल्व हैं और उसके बाद जो मेरा पीआईएल फाइल हुआ 2013 के अंदर उसमें भी इन्वॉल्व है, उसके ऊपर उस पर उनका जुर्माना हुआ। देखिए, जांच जो है तब से होनी चाहिए जब से पट्टे इशू हुए हैं, क्योंकि खनन जो है पहले दिन से ही होना शुरू हो गया इनलीगल और आज तक जो है जो बस बादस्तूर जारी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा एक लॉ बना कि जहां पर पट्टा होगा वहीं पर ही बैठकर आदमी रिकवरी करता है, लेकिन इकबाल के मामले में ऐसा नहीं था। ये पूरे शहर जिले के अंदर बाउंड्री पे अपने नाके लगाकर वहां जो है रिकवरी करा करता था। 200 गाड़ी का माल का इसके ऊपर लीगल तरीके से अगर इसका माल निकलना होता था तो लगभग 2500-3000 गाड़ी रोज ये डबल नंबर 2 के अंदर से निकालने का काम करता था। दबंगई से इसने काम किया, पूरे अधिकारी इसकी फेवर में थे, पूरे अधिकारियों ने इसकी फेवर में आज तक रिपोर्ट बनाकर दी है, इसको हमेशा शेल्टर देने का काम किया है। पिछली सरकारों ने जिस तरीके से वहां पर पर्यावरण के साथ में, जिस तरीके से स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है, ये आपके सामने है। आज जितने भी आप देखिए, जितने भी तथ्य थे, हम लोगों ने जिस तरीके से जाकर किस तरीके से वहां जाकर एनजीटी के सामने रखने का काम किया, उस लड़ाई लड़ने के बाद एक आज इम्प्लीमेंट करने के बजाय फिर जांच मामले जिस पे
चुका है वो। जी चलिए, बग्गा साहब आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को यहां पर दिखाएंगे कि सीबीआई क्रशर मालिकों और खनन के पट्टा धारकों को तलब कर रही है। अगर उनसे खनन के लिए जरूरी मानकों को लेकर पड़ताल की जा रही है और इसके साथ ही सहारनपुर के खनन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन के अफसरों से भी इस बारे में जवाब तलब किया जा रहा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज के पास इस पड़ताल को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो भी जांच के एक पहलू पर सवाल खड़े करती है। करीब 12 दिनों के लिए सहारनपुर में डेरा डाले सीबीआई की टीम अवैध खनन हर तार को जोड़ने की कवायद कर रही है। पहली कड़ी के रूप में उसे 437 ऐसे खनन के मामले मिले जिसमें नोटिस तो जारी हुई लेकिन आरसी नहीं। इन्हीं सब मामलों को लेकर सीबीआई ने वर्तमान में बसपा के एमएलसी और हाजी इकबाल के भाई महमूद अली से भी पूछताछ की और खनन के लिए पर्यावरण के मंजूरी के बारे में जरूरी दस्तावेज मांगे। जानकारी के मुताबिक महमूद अली ने पर्यावरण के मंजूरी के दस्तावेज दिए। सुदर्शन न्यूज का सवाल है, जिस यमुना के किनारों को अवैध खनन से बर्बाद करने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को एजेंसियां दे चुकी हैं और सहारनपुर के लोग अवैध खनन से अपनी उपजाऊ जमीन को बर्बाद होते देख चुके हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कैसे पर्यावरण विभाग क्लीन चिट दे देता है? ये उसी अफसर और माफियाओं के उसी गठजोड़ की ओर इशारा करता है जिस बात को पिछले 24 दिनों से करता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीबीआई पर्यावरण के इस प्रमाण पत्र को सही माने? इस बिना पर हाजी इकबाल का भाई अपराध मुक्त हो जाएगा। खबर इस बात की भी है कि हाजी इकबाल ने अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए केवल आतंक का सहारा नहीं लिया, बल्कि सरकारी तंत्र और न्यायालय में फर्जी मुकदमे कराकर उनके विरोधी को कुंद करने की कोशिश की। मिली जानकारी के मुताबिक जिन 437 लोगों को खनन अधिकारियों ने नोटिस दिया है, उसमें से ज्यादातर हाजी इकबाल के विरोधी हैं। सुदर्शन न्यूज का सवाल है कि अगर अवैध खनन करने वाले लोग यही नोटिस पाने वाले लोग ही होंगे, परचून की दुकान चलाने वाला हाजी इकबाल एक दशक में अरबपति कैसे बन गया और करीब 700 एकड़ में ग्लोकन यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिया और काली कमाई को सफेद करने के लिए 111 फर्जी कंपनियां क्यों बनाई और हजारों करोड़ का रियल एस्टेट में कैसे निवेश कर पाया? यानी सीबीआई को हाजी इकबाल के सिंडिकेट तक पहुंचना होगा, जिसमें सामने कई चेहरे, कई नाम नजर आते हैं जो या तो उसके गुर्गे मुंशी या नौकर होते हैं, जिसके पीछे असल में हाजी इकबाल ही है। सुदर्शन के सवाल, सीबीआई की जांच का दायरा सिर्फ 2012 के बाद क्यों? अवैध खनन के मामले में 427 मामले को ही तरजीह क्यों? यमुना के खनन पर जमीनी हकीकत पर सीसी की रिपोर्ट पर चुप्पी क्यों? तो सवाल जहां एक तरफ है, वहीं साथ ही साथ सवाल उन नामों का भी है जो हाजी इकबाल के साथ मिलकर इन तमाम काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं अश्विनी, जो हम लगातार जांच हमने की है इस पूरे मामले में, हाजी इकबाल के अलावा, क्योंकि राकेश ने भी जिक्र किया, अब लगातार हम जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे उन तमाम नामों का खुलासा भी करेंगे जो नाम इस शख्स के साथ जुड़े रहे हैं। कौन कौन से नाम जो है जांच में सामने आए? देखिए, लईक अहमद खान वो बहुत महत्वपूर्ण आदमी हमें लगा, क्योंकि वो इनकी कई कंपनियों में डायरेक्टर है और कई कंपनियों में शेयर होल्डर है। और ये एक जो हमको मिली करीब 35 से ज़्यादा तो इसके रियल इस्टेट कंपनियां हैं। कुछ विदेश जो कंपनियां जो विदेशी शेयर धारक भी हैं और निवेशक भी हैं, जिसमें मैंने पिछले हम लोगों ने दिखाया था, एपिसोड में दिखाया था, वो भी हैं। तो लईक अहमद खान एक निकल करके आता नाम, और मोहम्मद दिलशाद, इस्लाम, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद यूसुफ, इरशाद अहमद, ऐसे नाम हैं जो निकल करके आते हैं, जो इसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंट कंपनियों में इसके वो हैं। ठीक, राकेश, ये जो तमाम नाम जिनका जिक्र यहाँ पर अश्विनी कर रहे हैं, जब आप लगातार ग्राउंड जीरो पर थे
इनके बारे में कुछ जानकारी आपके पास पहुंची, किस तरीके से जो है ये मिले हुए थे और कैसे इन तमाम काले कारनामों को आगे बढ़ा रहे थे? देखिए सुमित, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से इकबाल ने अकूत संपत्ति जमा की, तो उसके पास तकरीबन 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं और जिनको आप मास्टरमाइंड कह सकते हैं कि पैसे का रोटेशन कैसे करना है और कैसे तमाम तरह की चीज़ें करनी है। तो इसने क्या किया कि इसकी यूनिवर्सिटी में काम करने वाले मुंशी, नौकर, प्यून, इसका ड्राइवर, इसके जो गुर्गे हैं जो कि अनपढ़ हैं, उनके नाम पर ये कंपनियां बनाता गया। 111 कंपनियां इसने खड़ी की, जिसमें से आपको मैं अगर हम जांच पड़ताल में लगे हैं तकरीबन 90% कंपनियां ऐसी मिलेंगी सुमित जो कि धरातल पर हैं ही नहीं। यहां तक कि इसकी ऐसी सेटिंग रही है कि बैंक्स में कंपनी बाद में इनकॉर्पोरेट होती है और बैंक्स में खाता पहले खुल जाता है, बिना इनकॉर्पोरेशन के, बिना पैन कार्ड के पहले बैंक में खाता खुल जाता है और पैसों का टर्नओवर हो जाता है। जैसे इसका एक आदमी है फैजान, इसके बाद राव लईक की हिस्ट्री की बात करें तो राव लईक बहुत ही डाउन टू अर्थ रहा है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि इसको भी हम 2 कौड़ी का कह सकते हैं। 2 कौड़ी का ये आदमी आज की डेट में इसके पास भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है राव लईक के पास। वो कहां से आई है, इसके अगर आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच हो जाए तो राव लईक का पूरा नकाब हट जाएगा उसके चेहरे से। आज वो इकबाल का एक खास गुर्गा माना जाता है। सगीर अहमद, फैजान, रविंदर चौधरी, अमित जैन, इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत नीचे से उठे हैं, जिन्होंने कभी 5 रुपए का नोट भी ना देखा हो, आज वो करोड़ों की दौलत में खेल रहे हैं। और इन एक लोगों की लिस्ट हम निकाल रहे हैं और सबके चेहरे उनके प्रूफ के साथ हम उजागर करेंगे जी, उन्हें बेनकाब करेंगे। बिल्कुल, उन तमाम लोगों को बेनकाब यहाँ पर अपनी मुहिम के जरिए करेंगे। गुरप्रीत बग्गा साहब, फहरिस्त इतनी लंबी है उन नामों की जिन्हें अब एक इस मुहिम के जरिए हमें उठाना पड़ेगा और उनका भी हमें खुलासा यहाँ पर करना होगा। आपने जब इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ी है तो सीधे तौर पर क्या आपके सामने आया? क्योंकि हाजी इकबाल नहीं है, हमें लगता है पूरा सिंडिकेट बन गया है ये। देखिए, जितने भी लोगों के अभी आपने नाम लिए हैं, इनको साबित करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनकी एमएलसी के टाइम के सारे फोटोग्राफ निकाल लीजिए कि सारे के सारे लोग उसमें साथ खड़े हैं। जितने लोगों के अभी आपने नाम लिए, चाहे वो लईक हो, चाहे वो जहीर हो, चाहे वो इनाम हो, चाहे महमूद हो, चाहे इसके अलावा जितने भी इनके अमित जैन वगैरह जितने भी लोग हैं, तो ये तो कभी ये अपने इस चीज को कह ही नहीं सकता कि ये लोग मेरे नहीं और ये लोग मेरे लिए काम नहीं करते हैं। ये वाकई में बिल्कुल एक गैंग की तरीके से काम करते हैं। किसी का काम किसी की लाइजनिंग का है, किसी का काम किसी की लाइजनिंग का है, किसी का काम किसी की लाइजनिंग का है। और जिसने भी आज तक इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी है, उसके लिए इन्होंने चाहे साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़ा इन लोगों ने किया है। चाहे उसके ऊपर हमला कराना पड़े, चाहे उसके ऊपर जो है इनको जो है मुकदमे कराने पड़े अर्जी फर्जी तरीके से, चाहे उसके लिए साथ मारपीट करनी पड़े, चाहे उसको अपने से बड़ा माफिया जो है बनाने के लिए इनको सांठगांठ करनी पड़े। तो जिस तरीके से वहाँ का प्रशासन, जिस तरीके से वहाँ का जो है लोकल जो है सिस्टम है और जिस तरीके से वहाँ के जो है इनके जो अपने लोग हैं, जिस तरीके से काम करने का काम किया पिछले 15 सालों से, आप ये देख लीजिए बेहट विधानसभा के अंदर इतना बुरा हाल तरीके से कर दिया इन लोगों ने कि जनपद सहारनपुर की सड़कें आज जो है कम से कम 10-10 फुट गड्ढे सड़कों के बीच के अंदर हैं। ठीक है राकेश। गुरप्रीत साहब, आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूं। 2 से 3 दिन पहले हमारी टीम पे हमला हुआ है। इसके बाद मैंने देखा है कि काफी ऐसे लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे थे वहां पे इकबाल के खिलाफ, वो पीछे हट गए हैं डर के मारे। तो क्या आपसे मैं ये उम्मीद रखूं कि क्योंकि आपने शुरू से हमारा साथ दिया है, तो क्या आपसे ये उम्मीद रखी जाए कि अभी आप इस मुहिम में हमारे साथ आगे तक खड़े रहेंगे? देखिए, मैं जब 2013 के अंदर लड़ाई शुरू करी थी और तब से अब तक मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए का काम कर रहा हूँ। बतेरे मेरे ऊपर हमले हुए, मेरे परिवार के ऊपर बातचीत हुई और मैं प्रशासन से सहयोग भी मांगा जो मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने कई बार गनर की रिक्वायरमेंट की थी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, वो नहीं दी गई। तो उसके बावजूद भी मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। और जहाँ तक अभी आपने एक सवाल किया कि आपके साथ, तो मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ सहारनपुर की जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी जो लड़ाई है वो सच्चाई की लड़ाई है और ये मरते दम तक चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। तो लड़ाई हमारी भी लगातार जारी रहेगी और हाजी इकबाल जो कोशिशें कर रहा है उससे तो कम से कम उसका बचाव नहीं होने वाला है। सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है, तमाम चीजें खुलनी शुरू हो चुकी हैं और उसका खामियाजा जो सिंडिकेट बनाकर इसने पूरे जिले को लूटने की कोशिश की और पूरे जिले के पर्यावरण को बर्बाद कर दिया, हर एक काले कारनामे का जवाब उसे अब प्रशासन और कानून देगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।